हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। आज हम लोग इसका चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 3 है इसका दिल्ली के सुल्तान। इसमें बेसिकली दिल्ली सल्तनत का इतिहास दिया गया है। इसको हम समझेंगे। इसमें 5 वंश दिए गए हैं, लोदी, सैयद और मामलूक या गुलाम वंश, ये सारे दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें मुग़ल काल की शुरुआत के बारे में भी दिया है। बाबर ने लोदी को पराजित किया और मुग़ल वंश की संस्थापना की। तो आइए शुरू करते हैं क्लास के लिए। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर 2 में, कि जो कावेरी डेल्टा था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में बेसिकली ये पड़ता है, तो उस क्षेत्र में बड़े बड़े जो राज्य थे वो स्थापित हो चुके थे। और हमने ये भी देखा कि उसमें ऐसा, जितने भी राज्य हमने उसमें पढ़े, उसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो अब हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर जिनकी राजधानी का केंद्र जो रहा है, मतलब या राजधानी हम कहें या शासन का केंद्र कहें, वो दिल्ली रहा है। इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। उससे पहले दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर नहीं था। 12वीं शताब्दी से ये सत्ता का केंद्र रहा है भारत में। मानचित्र 1, 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं से 14वीं सदी के दौरान दिल्ली सल्तनत के मुख्य शहर कौन कौन से थे, ये आगे वर्णन में आएंगे। चैप्टर में आगे नाम आएंगे तो हमें समझना है। हमें मैप सबसे पहले देखना है। और पूरी जो दिल्ली है, दिल्ली के शहर हैं, वो सभी क्या हैं, यमुना नदी के पश्चिम में बसे हुए हैं। तो यमुना नदी का पुराना मार्ग ये है जो डॉटेड लाइन से शो कर रहा है यहाँ पर। और बाकी वर्तमान समय का जो मार्ग है वो आप ग्रीन से, वो ब्लू से देख ही रहे हैं। तो पहला है फिरोजाबाद शहर, फिरोज शाह कोटला। उसके बाद पुराना हौज, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, जल वाला एरिया है ये। फिर सीरी, जहाँपना, दिल्ली कोहना, ये छोटे छोटे क्षेत्र थे उस समय। कुतुब मीनार और हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सारे क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आते थे। आज भी आते हैं, उस समय ही नहीं, आज भी आते हैं। तो हमें ये सारे क्षेत्र याद रखने हैं। जब इनका नाम आएगा तो हमें समझना होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। अब हम लोग थ्योरी को आगे देखते हैं। तालिका 1 पर नज़र डालिए, टेबल नंबर 1। पहल तोमर राजपूतों के काल में। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो टेबल 1 है वो कहाँ पर है, क्या है उसमें। दिल्ली के शासक, ये है टेबल 1। टेबल 1, इसमें क्या चीज़ें हैं, दिल्ली के जो भी शासक हुए हैं, जो भी वंश हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन से वंश वो रहे हैं। तो सबसे पहले राजपूत वंश था। राजपूत वंश में कौन कौन थे, तोमरों में एक शासक हुआ महत्वपूर्ण जिसका नाम था अनंगपाल। दूसरा शासक हुआ चौहानों में हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक, फिर कुछ तुर्की शासक यहाँ पर आए, जैसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया, फिर रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ये शासिका बनी दिल्ली की। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया। अब जो तोमर रहे थे वो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक उन्होंने शासन किया। अनंगपाल ने 1130 से 1145 तक शासन किया। चौहान जो रहे थे इन्होंने 1165 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। इनमें पृथ्वीराज चौहान जो था उसका काल था 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक जो आए थे, इन्होंने जो यहाँ पर शासन किया वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन ये शासक रहे। इल्तुतमिश का मकबरा भी यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का बना हुआ है ये। उसके बाद में अन्य वंश कौन कौन से आए हैं, खिलजी वंश आता है। फिर इसको खिलजी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, जो रेफरेंस बुक हैं उनमें मोस्टली इसको खिलजी शब्द मिलता है। तो ये खिलजी वही हमें समझना है कि ये खिलजी ही है।
खलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक, ये इसका टाइम पीरियड रहा। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। फिर अगला शासक बना अलाउद्दीन खलजी, इसने 1296 से 1316 तक शासन किया। फिर तीसरा वंश आता है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया। इनमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं, 1324 से 1351 ईस्वी तक। फिर फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करने वाले शासक रहे। अब 1414 से फिर आता है नया वंश सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसमें मुख्य एक शासक हुआ खिज्र खान। खिज्र खान जो शासक था इसने 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। और लास्ट और अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश आता है वो था लोदी वंश। बहलोल लोदी इसमें महत्वपूर्ण शासक था और ये 1451 से आप जानते हैं कि 1526 तक ये चला। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक शासन किया और इसके बाद में बाबर आ जाता है और बाबर लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की संस्थापना करता है। अब यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दे रखा है, नीचे वाला जो चित्र है आप देख रहे हैं, और ये अलाई दरवाज़ा दे रखा है यहाँ पर। अब आइए, अब हम लौटते हैं वहीं पर तालिका 1 पर नज़र डालिए। हमने देख लिया तालिका 1 को। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? सबसे पहले राजपूतों के काल में जो दिल्ली थी वो किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिनका नाम क्या था? चाहमान से ही चौहान शब्द बना है। तो 12वीं सदी के मध्य में लगभग 1150 के आसपास इस समय तोमरों को अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, वाणिज्यिक केंद्र बन गया दिल्ली 13वीं शताब्दी, मतलब तोमर और चौहान के राज्यकाल में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। देहलीवाल जिन सिक्कों को कहा जाता था, जिनका नाम था, वो सिक्के दिल्ली में ढाले जाते थे तोमर और चौहानों के काल में। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब अब ये सत्ता का मुख्य केंद्र बन गई और यहाँ से ही शासन भारत के बड़े क्षेत्र पर, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर शासन होता था इस दिल्ली से। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो इसमें 5 वंश कौन से हैं? 5 वंश कौन कौन से थे? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। फिर खिलजी वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 वंश थे। गुलाम वंश को एक और नाम मिलता है मामलूक वंश, गुलाम वंश का। तो ये 5 वंश थे। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। अब जो शासक ये हुए, इन लोगों ने क्या किए? पहले दिल्ली इतना विस्तृत नहीं था, फिर इन लोगों ने वहाँ आकर के वहाँ शासन किया और इन्होंने कई नगरों का निर्माण भी करवाया। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली ए कोहना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। अभी हमने देखा था मानचित्र 1, दिल्ली ए कोहना, जहाँपना और सीरी, ये दिख रहे हैं आपको, हौज खास और कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सारे हमें याद रखने हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हुई? दिल्ली के जो सुल्तान हैं, जो शासक रहे हैं, उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। ये हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभिलेख हैं, सिक्के हैं और भवन निर्माण कला, मतलब जो भी भवन हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन। अभी तारीख शब्द है ना, ये एक वचन है। तवारीख अगर बोले तो ये बहुवचन है इसका। है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये जो दिल्ली सल्तनत था, इनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो फारसी थी। और
ये फारसी भाषा में लिखे गए, इनको तारीख या तवारीख के नाम से जाना जाता है। तवारीख के लेखक सच्चे प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो मतलब जिन्होंने भी तवारीखें लिखी हैं वो कैसे लोग होते थे? या तो वो लेखक होते थे, सच्चे प्रशासक, या फिर कवि और या फिर दरबारी लोग होते थे जो अच्छे पढ़े लिखे होते थे, वो ही इन तवारीखों की रचना करते थे। और शासकों के लिए प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे ये, कि इस तरह से शासन करना चाहिए और इस तरह से नहीं। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये ऐसे शासन पर बल देते थे जो न्याय संगत हो, जिसमें सभी को न्याय मिले। अब इसमें यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये जो 4 चित्र दे रखे हैं इसमें क्या है? चित्र 1, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। देखिए, आज अगर हम देखें तो आज अगर कोई लेखक कोई बुक लिखता है तो उसके लिए कागज़ तैयार करना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ लिखता है और प्रिंट करा लेता है। कागज़ तैयार करने वाला कोई और ही होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, कागज़ खुद ही तैयार करना पड़ता था। तो ये जब भी कोई तवारीख लिखता था तो उसके लिए सबसे पहले कागज़ निर्माण करना पड़ता था, फिर लेखन कार्य करना होता था, और तीसरा स्टेप क्या होता था, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला करके उसका प्रयोग करते थे। ये जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उनके लिए शो करने के लिए सोने को पिघला करके उसका इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई महान कार्य कर दे तो कहते हैं कि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो स्वर्ण अक्षर यही है। जिल्द तैयार करना, और चौथा काम था इनका जिल्द तैयार करना, मतलब अब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है जो भी लिखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देखते हैं। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए जो न्याय चक्र शब्द है वो कैसा है, उपयुक्त है या नहीं, या इसके जगह हम कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, या वो जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस शब्द से? तो आप इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। न्याय चक्र क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था। इसने देखिए 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुआ फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। इसने क्या लिखा है? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक जरूरी है राजा के लिए, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आक्रमण कर देगा। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों, तभी तो टैक्स देंगे किसान। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों, मतलब जो तवारीख लिखने वाले लेखक होते थे वो दिल्ली में ही रहते थे, शहर में। गांव में कभी कभार ऐसा होता था कि वो गांव से लिखें, या फिर गांव का कोई ऐसा व्यक्ति तवारीख लिखे जो गांव से बिलोंग करता हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि ये जन्मसिद्ध अधिकार बताते थे, राजा का शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह की बातें करते थे। ये लिंग भेद पर आधारित जो समाज था उसको, ऐसे समाज को ये बढ़ावा देते थे कि उसको आदर्श कहते थे जो लिंग भेद पर आधारित था। मतलब लिंग भेद से मतलब यहाँ पर ये है कि स्त्री पुरुष में अंतर करना, स्त्री को कम महत्व देना, पुरुष को ज़्यादा महत्व देना, तो ये लिंग भेद है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसके पुत्र अयोग्य थे। रजिया जो थी वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे योग्य थी, तो ये शासिका बनी, और इसको दिल्ली की पहली महिला तुर्क सुल्तान कहा जाता है। ये पहली महिला तुर्क सुल्तान थी दिल्ली की। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता
नहीं दे पा रहा था। ये अपने भाइयों में सबसे सक्षम थी, सबसे योग्य थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये कौन लिख रहा है? मिन्हाज ए सिराज, जो उस समय का इतिहासकार है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। वो स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहती थी, तो दरबारी भी प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में इसको हटा दिया गया। अब यहाँ पर दो शब्द जो आए हैं हमारे, एक जन्मसिद्ध अधिकार और एक लिंग भेद। जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मतलब अगर कोई क्षत्रिय है, क्षत्रियों में पैदा हो गया, सपोज टू बी कुलीन, कोई पैसे वाला है, उसके घर अगर जो पैदा हुआ है तो वो उसको जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शासन करेगा। लेकिन अगर कोई गरीबों में भले ही वो योग्य हो तो वो शासन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामंतों में पैदा नहीं हुआ है। ऐसा जो है उसको जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं हम। लिंग भेद क्या है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक अंतर और शरीर रचना संबंधी अंतर को लिंग भेद बोलते हैं। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों को कमजोर बताया जाता था। ये मानसिकता आज भी देखने को मिलती है, बट ऐसा है नहीं, रियलिटी ये नहीं है। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज ने और चीज़ें लिखी हैं। क्या हैं? मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। क्योंकि रानी जो थी, रानी मतलब रजिया सुल्तान थी, अब तो वो शासिका बन चुकी है, वो राजा बन चुकी है, पुरुषों का कार्य वो कर रही है, और ये पुरुष जैसे वस्त्र भी धारण करती थी। तो इस वजह से लोग और ज़्यादा खिलाफ थे। इसके दरबारी थे, चालीसा दल था, सब लोग इससे खिलाफ थे। और उसी सेंस को देखते हुए यहाँ पर मिन्हाज ए सिराज ने ये चीज़ें लिखी हैं। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब उसके पास योग्यता थी, बट फिर भी उसे हासिल क्या हुआ, उसे हटा दिया गया बाद में। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने अपने सिक्कों और अभिलेखों पर यह चीज़ लिखवाई है, अंकित करवाई है। तो ये एक तरह से प्रूफ है हमारे लिए, इतिहासकारों के लिए। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, जो 1262 से 1289 ईस्वी तक जिसने शासन किया, इसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रम्मा देवी ने एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। 1980 से 1003 ईस्वी तक इसने कश्मीर में शासन किया। उनका नाम दीदी, और दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन, इससे निकला है, दीदी से दिद्दा नाम बना है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दिद्दा मतलब राजा ने अपनी प्रिय रानी होने के कारण ये नाम दिया होगा। अब क्वेश्चन मार्क क्या है? मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? तो ऐसे विचार रजिया के नहीं थे, क्योंकि रजिया तो शासन करना चाहती थी, लेकिन इनके विचार जो है वो उसके विरोध में जाते हैं। आपके अनुसार, और ये भी कहते हैं कि उसके पास सारी खूबियाँ थीं, लेकिन उसे हासिल क्या हुआ? क्योंकि लोग तो विरोधी थे उसके, इसलिए उसको हटा दिया गया। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि उस समय पुरुषवादी समाज था, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लिंग भेद आधारित व्यवस्था चल रही थी, तो इस वजह से स्त्रियों को मुश्किल था। मानचित्र, अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक, गैरीसन शहर था उस मतलब छोटा शहर से अब एक यहाँ पर साम्राज्य तक, ये कैसे विस्तृत हुआ? तो मानचित्र 2 क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। इल्तुतमिश ने कौन कौन से शहरों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया?
तो उसके बारे में इस चित्र में दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से शहर थे। देखिए देवल पोर्ट जो गुजरात का था ये भी इसने जीता था, साथ ही साथ राजकोट को इसने जीता, मुल्तान, नंदाना, लाहौर, उच्च, तवर हिंद, सरस्वती, हांसी, कासली, सांभा, मानक, मंदोर, अजमेर, रणथंबोर, ग्वालियर, कोल, दिल्ली, बारन, बारबाला, सुनाम, कोहराम, बदायूं, अवध यूपी, बरेली बेसिकली, बनारस, लखनौती। तो ये जो सारा क्षेत्र था, इस सारे क्षेत्र इल्तुतमिश ने अपने शासन में शामिल किए थे। तो इतना विस्तृत हो गया था दिल्ली, जबकि पहले दिल्ली बहुत ही छोटा था, गैरीसन शहर जिसको हम कह रहे हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो ये गैरीसन क्या है? 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, मतलब 1200 ईस्वी के बाद, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, सॉरी, दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन क्या है? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां हैं, इनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब ये इतने ही क्षेत्रों में इनका शासन था, केवल ये सैनिक छावनियां ही थी, बस छोटा सा शहर, उसी में ये सब चल रहा था। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। अंदर जो क्षेत्र था, ये बाहर ये टुकड़ियाँ थीं सैनिकों की, उन पर बहुत कम नियंत्रण था। और ये लोग बाहर थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये ज़्यादातर उन पर नियंत्रण कम होने की वजह से इनको टैक्स वैक्स कुछ नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री और रसद जो भी चीज़ें होती थी वो कहाँ से मिलती थी? व्यापार से या फिर कर से, कर या लूटमार पर ही निर्भर होते थे, कर भी इनको ठीक से नहीं मिलता था। अब भीतरी प्रदेश क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो होते हैं, जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरीसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, एक किलेबंद बसाव था, किलेबंद बस्ती थी उस, और ये जैसे हम कह सकते हैं इसके लिए छावनी कह सकते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से रह करके आप बंगाल और सिंध के जो गैरीसन शहर हैं उनका नियंत्रण कैसे करेंगे? काफ़ी कठिन था उस ज़माने में, आना जाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा 13वीं शताब्दी में, तो काफ़ी कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। मतलब एक तो अफगान से क्या है, लगातार हमले हो रहे हैं, और जो शासन के अंतर्गत सूबेदार हैं जिनको जरा सी हवा मिल जाए कहीं से कमजोरी की कि भाई हाँ यहाँ से शासन कमज़ोर हो रहा है, तो ये लोग विद्रोह के लिए तैयार हो जाते थे तुरंत। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। दिल्ली सल्तनत का काल काफ़ी कठिन था। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ। जो संस्थापना हुई बेसिकली वो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुई थी, और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। दिल्ली सल्तनत जो थी, इसकी भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था? गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी जो क्षेत्र थे उनकी स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास जो जहाँ वो रहते थे जंगलों में, वहाँ से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, जैसे कि टैक्स बढ़े। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। साथ ही साथ क्या हुआ? दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। देखें मानचित्र 3, तीसरा मानचित्र इसी पर दिया गया है। पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखिए आप, यहाँ क्या है, दिल्ली से कहाँ कहाँ अभियान हुए हैं। 1299 में गुजरात पर, 1303 में चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का हिस्सा है, 1301 में रणथंभौर, और इसी समय 1305 में मांडू पर आक्रमण किया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर देवगिरी पर आक्रमण किया, और फिर यहाँ से 1310-11 के टाइम इसने द्वार समुद्र होयसल इसको कब्जा लिया। फिर 1311 में इसने दक्षिण भारत का तमिलनाडु जो तंजावुर था, तंजावुर मदुरै, इनको यहाँ से कब्जा कर लिया। दिल्ली से कहाँ ये पहुँचा, और 1311 में ही इसने वारंगल को भी अपने क्या है शिकंजे में ले लिया। और उसके बाद इसने 1302-3 में ये फिर से दक्षिण भारत पहुंचा वारंगल के लिए। 1296 में इसने कड़ा पर शासन किया, कड़ा से फिर ये देवगिरी पहुंचा। तो ये क्या है, ये सैनिक अभियान हैं अलाउद्दीन खिलजी के। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इसने शुरुआत की, लेकिन इनको और आगे ले जाने का काम किसने किया, मोहम्मद तुगलक जो था, इसके शासनकाल में इनका उसने ये क्या है और डट के इसने सैनिक अभियान चलाए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। हाथी, घोड़े जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, और गुलाम, और साथ ही साथ मूल्यवान जो धातुएं थीं उनको अपने कब्जे में ले लिया। अभियानों से सब जगह से मिला, इकट्ठा करके रख लिया अपने यहाँ। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी उसकी शुरुआत तो कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल, देखिए क्या क्या करते थे ये, इसके जो सूबेदार होते थे और प्रशासक वो मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये एक प्रश्न है। मानचित्र 3 में हम देख चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, कहाँ कहाँ इसने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एरिया कवर किए, जीते। चित्र 2 देखते हैं, क्या है इसमें, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में जो मीनार बनाई गई थी, मस्जिद बनाई गई थी, इसका नाम क्या है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, और उसकी मीनारें ये उसी टाइम की बनी हुई हैं। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह क्या है, जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। सबसे पहले ये बनाई गई थी, मतलब जो सबसे पहले शहर बसाया गया था इनके द्वारा, ये उस शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कोहना पुराना शहर कहा गया है। तो दिल्ली एक कोहना में स्थित है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। फिरोज शाह ने इसमें थोड़ा सा क्या है मरम्मत कराई थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 2-3 मंजिलें बनवाई थी। उसके बाद ये निकल गया, मतलब ये मर गया, और उसके बाद में इल्तुतमिश जो था इसका दामाद था, तो इसने फिर बाकी निर्माण कार्य इसका पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तरह से नींव रख दी इसकी, कुतुब मीनार की। तो मस्जिद हमने देखा। चित्र 3 क्या है, बेगमपुरी मस्जिद। अब आप यहाँ देखिए, ये जो चित्र है ये बेगमपुरी मस्जिद का चित्र है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना, विश्व की शरण स्थली जिसको कहा जाता है, कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपना को ढूंढिए। जहांपना ढूंढने की चीज़ नहीं है, हम लोग देख चुके हैं मानचित्र 1 में जहांपना शहर कहाँ पर है।
अब ये हम एक उस समय से चल रहे हैं जिस समय दिल्ली, इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, जिस समय दिल्ली क्या है, एक नॉर्मल छोटा सा शहर है, उस समय से ये कैसे विस्तृत राजधानी बन रही है और कैसे इसका साम्राज्य विस्तार हो रहा है, हम धीरे धीरे देख रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ कोई उस समय मस्जिद नहीं थी, तो सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनी, फिर उसके बाद में कुतुब मीनार, और फिर साथ ही साथ ये जो आपकी बेगमपुरी मस्जिद है ये मस्जिद बनी। कहाँ बनी ये, जहाँपना शहर जो है उसी में दिल्ली का हिस्सा है। तो इस तरह से अब निर्माण कार्य हो रहे हैं इन सुल्तानों के द्वारा। अब आगे देखते हैं चीज़ें। सबसे पहले यहाँ जो शब्द आया मस्जिद, मस्जिद, इस शब्द का मीनिंग क्या है, अच्छे से समझाया गया है एनसीईआरटी में। यह अरबी का शब्द है, ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते थे। सजदा को क्या बोलते हैं, मतलब घुटने या माथा टेक कर जो ये नमाज के टाइम में करते हैं तो उसको सजदा बोलते हैं, झुकने को। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी भी इसका नाम है। वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। तो ये जामा मस्जिद में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते थे साथ इकट्ठे होकर के, आज भी पढ़ते हैं लोग मस्जिदों में नमाज, इस्लाम धर्म को मानने वाले। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहा जाता है। इमाम का अर्थ होता है नेता। जो सभी लोगों में, नमाजियों में सबसे बुद्धिमान है, मतलब सबसे विद्वान है, सम्मानीय है, उसको इमाम कहते हैं। उसके रूप में उसको चुना जाता था, एक इमाम होता था इसमें। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश के लिए बोलते हैं खुतबा भी देता था, मतलब आज भी देता है। इमाम जो होता है वो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या बोलते हैं, किबला। अगर उनको बोलना है कि मक्का की दिशा क्या है तो वो किबला बोलेंगे। किबला मतलब पश्चिम दिशा पड़ती है, पश्चिमी दिशा पड़ती है मक्का के लिए। और जितनी मस्जिदें बनाई जाती हैं वो पश्चिम के लिए ही बनाई जाती हैं, पश्चिम के डायरेक्शन में। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने ज़्यादातर क्या किया, पूरे दिल्ली में मस्जिदें बनवाईं खूब। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। मस्जिदें ये बनवाते थे तो लोग ये समझते थे कि भाई हाँ ये इस्लाम का रक्षक है और ये पक्का मुसलमान है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। अब देखिए, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री ने बनवाई थी। चित्र 5 देखिए, और क्या है, जमाली कमाली की मस्जिद। ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में इसको बनवाया गया था। नीचे वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये दो नहीं 3 मनुष्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मस्जिद। अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्या है, चित्र 2, 3, 4 और 5 की तुलना करो, मतलब इनकी तुलना कीजिए, इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी स्थापत्य कला कैसी है। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। चैप्टर 5 में चित्र 7 हम इसमें देखेंगे, वो इसी से संबंधित है। अब उसके बाद क्या है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। खलजी और तुगलक वंश जो थे, इनका प्रशासन कैसा था, अब उसकी यहाँ पर समीक्षा की गई है। नज़दीक से एक नज़र देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा पास से नहीं देखेंगे, मतलब चीज़ें देखेंगे कैसी कैसी हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली सल्तनत एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, तो इसके समेकन के लिए किन की ज़रूरत थी, विश्वसनीय सूबेदारों की, जो कि क्या है, जो कि विद्रोह ना करें, और प्रशासकों की इसको चलाने के लिए।
दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। देखिए, दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे उनमें इल्तुतमिश आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही आता है, फिर रजिया आती है, फिर बाकी और शासक आते हैं। तो इल्तुतमिश सामंत जो होते थे और जमींदार होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनको क्या है, उनको इतना महत्व नहीं देता था ये सूबेदार नियुक्त करने में, क्योंकि वो जब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हो जाती, तो वो क्या करते, विद्रोह कर देते थे मौका पाके। गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना ये ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि गुलाम वफादार होते थे और वो इन पर डिपेंड होते थे, इसलिए ये भी उन पर डिपेंड हो जाते थे कि भाई तुम्हें चलो सूबेदार बनाते हैं, ये नहीं भागेगा कहीं। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता है। गुलाम को फ़ारसी भाषा में बंदगा कहते हैं, याद रखना ये शब्द आगे आएगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे कि ये भाई गुलाम है, हम ही पर डिपेंड है, तो ये भागेगा नहीं। बेटों से बढ़कर गुलाम, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। क्या सलाह दी जाती थी इनके लिए? जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन मार्क, सही जगह क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? क्या कारण रहा होगा? क्या ये बात सत्य है? तो इस पर अपने विचार लिख सकते हैं आप। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। इन्होंने क्या किया? गुलामों को तो इन्होंने शासक वर्ग मतलब सूबेदार वगैरह नियुक्त किया ही, प्रशासन में इनको इस्तेमाल किया ही, साथ ही साथ जो गरीब लोग थे, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको भी ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद दिए। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। जब इस तरह के पद इनको छोटे लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को दिए जाने लगे, तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। अब आश्रित शब्द क्या है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, तो वो उन पर आश्रित होते हैं, हम ये कह सकते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। अब ये समस्या आ गई यहाँ पर कि अभी जैसे कोई शासक है तो उसके गुलाम है तो उसके प्रति वफादार हैं, बट आगे से क्या हुआ, कोई नया शासक आ गया, अब उनकी जगह वो ख़त्म, नया शासक आ गया, तो अब क्या है, उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि वो उनके वफादार नहीं होते थे। तो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। अब नए सुल्तान क्या करते थे, इनको हटाओ हुई वो अपने गुलाम रखते थे, अपने नौकर रखते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। देखिए विरोध कैसे पैदा होता था। नया शासक जब सिंहासन पर कोई बैठता था तो क्या होता था, नए और पुराने जो सरदार होते थे अब उनके बीच टकराहट होती थी, क्योंकि नए शासक वो नियुक्त करते थे, नए सरदारों को इकट्ठा करते थे ये लोग, पुराने वाले बेचारे फिर वो लड़ जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। और अब ये निम्न वर्ग के लोगों को, भाई निम्न तबके के लोग हैं, उनको उठा के आप ऊंचे राजनीतिक पद दे रहे हो, सेनापति बना रहे हो, तो लोग क्या करेंगे, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको इससे वो विरोध करते थे, इसका उनको अच्छा नहीं लगता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। फारसी भाषा में जो तवारीखें लिखी गई थीं, उनके जो लेखक थे उन्होंने भी निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद देने से मना किया है, आलोचना की है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए कि निचले लोगों को सेनापति बना दे, सूबेदार बना दे। तो इन लोगों ने भी क्या है, विरोध किया। सुल्तान मोहम्मद
तुगलक के अधिकारी जन, मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कैसे थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, ये अजीज खुम्मार नामक व्यक्ति था जिसको कलाल बोल रहे हैं, कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले व्यक्ति को कलाल बोलते थे उस समय। फिरोज हज्जाम नामक नाई, फिरोज हज्जाम नामक एक नाई था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची था, मनका तब्बाक जो नाम था वो बावर्ची था भाई। और ये विचित्र प्रकार के नाम उस समय थे। और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो ये वो लोग थे, देखिए एक शराब बनाने और बेचने वाला, उसको ऊंचा पद दे दिया। और फिरोज हज्जाम नामक ये नाई था, बाल काटने का काम करता था, उसको सूबेदार बना दिया, सेनापति बना दिया। मनका तब्बाक नामक ये बावर्ची था। और लड्डा तथा पीरा नामक ये माली थे। एक बावर्ची और ये माली, इनको उठा करके प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया। बताओ, ये सभी इनको आईएएस ऑफिसर बना दिया उस टाइम पे, और ये सभी शासन में शामिल कर लिए गए। तो ये किसके शासनकाल में था? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार आज के टाइम में अगर देखें तो किसी बाल काटने वाले को, किसी नाई को कोई आईएएस बनाएगा? कोई प्रशासन का पद देगा? कोई झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं रखेगा। प्रशासन का पद तो छोड़ो, सरकारी अगर देखें तो। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। उस समय के 14वीं शताब्दी के मध्य में जो इतिहासकार हुए थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने कहा है कि ये नियुक्ति सुल्तान ने जो की हैं, ये सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश होने की वजह से और शासन करने की अक्षमता के ये उदाहरण हैं। राजनीतिक विवेक नष्ट हो गया है शासक का, और शासन करने में जो शासक है वो अक्षम है, इस वजह से उसने ये किया है। ये इसके उदाहरण हैं। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? आप यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं कि क्यों की थी। कहानी आपको सुनाई ही दी। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह, जो पहले सुल्तान थे, वैसे ही खिलजी, अलाउद्दीन जो खिलजी था और तुगलक था, इन शासकों ने भी सेनानायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। उस समय जो इलाके थे, जिन क्षेत्रों का सूबेदार कोई बनाया जाता था, तो उसको इक्ता कहते थे। और जो उस पर शासन करता था, जो सूबेदार, उसको इक्तादार बोलते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे, या तो इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो मुक्ति होता था उसका क्या फर्ज था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करेगा वह, और अपने इक्तों में, मतलब अपने अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखेगा। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। अब ये जो राजा को सैनिक सेवाएं देते थे, उसके बदले ये लोग जिन क्षेत्रों पर शासन करते थे, वहां से क्या है, राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था। मुक्ति लोग जो थे, अब इन पर काबू रखना भी तो था राजा के लिए, सुल्तान के लिए। तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। थोड़े समय तक रहेंगे तो पकड़ उनकी उतनी नहीं बन पाएगी जिससे कि वो विद्रोह करें। और वंश परंपरा भी ख़त्म की कि भाई अगर कोई इक्ता मुक्ति है तो उसका बेटा मुक्ति बनेगा, फिर उसका बेटा मुक्ति बनेगा, ये चीज़ भी ख़त्म कर दी। तभी क्या है, तभी इन पर ठीक तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए और फिर बाद में थोड़े समय बाद एक जगह से दूसरी जगह, एक इक्ता से एक इलाके से दूसरे इलाके में भेज दो उनके लिए। ये चलता रहे। जैसे कि कोई ऑफिसर होता है आज के टाइम में, तो वो एक जगह उसको नहीं रोकते, ज़्यादा टाइम नहीं रुकता एक जगह, फिर उसको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र उसका होता रहता है। ऐसे ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की
बड़ी सख्ती से पालन होता था। इन नियमों का किन किन के शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इनके शासनकाल में ये नौकरी के जो नियम थे ना, इनका कठोरता से सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति क्या करते थे? मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किया गया जो भी राजस्व होता था, जो भी राजस्व की रकम होती थी, उसका हिसाब लेने के लिए राज्य के द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिससे कि जो भी मुक्ति टैक्स ले रहे हैं उसका हिसाब किताब किया जा सके। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। और ये पहले ही नियम बना रखे थे इन शासकों ने कि भाई जो मुक्ति हैं वो उनको जितनी संख्या में सैनिक के लिए कहा गया है वो उतनी ही सैनिक रखें, उतनी ही संख्या में सेना रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। और जो टैक्स निर्धारित किया गया है ये वही वसूलें, उससे अधिक ना वसूलें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। धीरे धीरे इनकी पकड़ बन गई। दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर जो इलाके थे, आंतरिक इलाके, उनको भी अपने अधिकार में ले आए। अब इन्होंने क्या किया? भूमि के जो स्वामी थे, सामंत थे, बड़े लोग थे, और अमीर लोग थे, जमींदार, इनको अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य जो थे उनको राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। वो सीधे अब राज्य से ये चीज़ें टैक्स वसूला जाने लगा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। स्थानीय सामंत जो होते थे कर लगाते थे छोटे छोटे क्षेत्रों पर, तो उनसे ये अधिकार ले लिया गया। बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया कि भाई तुम कर नहीं लोगे बल्कि ये कर हम लेंगे और साथ ही साथ तुमको भी हमें कर देना पड़ेगा। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। जमीन की पैमाइश करने का कार्य भी शुरू किया गया इन लोगों के द्वारा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने जो सामंत थे और जमींदार थे ये राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में ही सल्तनत में कार्य करने लग गए। उस समय 3 तरह के कर थे दिल्ली सल्तनत के काल में, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय। कृषि पर जिसे खराज, कृषि पर लगने वाला कर था खराज, और जो किसान की उपज का 50% होता था। उस समय किसान की उपज का 50% कर लिया जाता था। ये आज के टाइम में अगर लगा दिया तो विद्रोह हो जाएगा, किसान गोली चलाने लग जाएंगे। दूसरा था मवेशियों पर लगने वाला कर, और तीसरा घरों पर लगने वाला कर। तो ये 3 प्रकार के कर थे उस समय। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद दिल्ली से बंगाल जो था वो काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ के जो प्रांत हैं उन पर नियंत्रण काफ़ी कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। क्यों स्वतंत्र हो गया? क्योंकि वहाँ नियंत्रण, दिल्ली से बैठकर आप दक्षिण भारत तमिलनाडु का शासन कैसे करेंगे? काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पे। आज तो दिल्ली से पूरे भारत का शासन होता है। तो क्या है, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे। गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्र थे। मतलब उस समय गंगा यमुना का जो मैदान था वहाँ पर क्या था? घना जंगल था, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। सेनाओं को जिनको क्रॉस करना मुश्किल था उनमें जाना। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। मतलब स्थानीय जो सरदार थे, जो लोग थे, उन्होंने अपना शासन यहाँ पर जमाए रखा था इन क्षेत्रों में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, क्योंकि वहाँ पर बार बार इनको मतलब नियंत्रण की समस्या थी, घने जंगल थे। इस वजह से सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी
अब ये सरदार होते थे जंगलों में जो रहते थे, जंगली इलाकों में जो अपना दबदबा बनाए रखते थे, तो इनके बारे में किसने लिखा है? अफ्रीकी देश से एक यात्री आया था, मोरक्को, अफ्रीकी देश है मोरक्को, यहाँ से 14वीं सदी में भारत आया एक यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। इसने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसने वर्णन दिया है यहाँ पर। तो सरदारों के बारे में क्या है? सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे ये, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। भारत में बांस कैसा होता है? काफ़ी लंबा होता है। और ये कभी कभी पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे नीचे इलाके होते थे, उनमें किले बना करके रहते थे, और कभी कभी ये बांस के झुरमुटों में रहते थे, बिल्कुल झोपड़ी टाइप के जो घर होते हैं बांस के। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। ये कौन बोल रहा है? इब्न बतूता। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। सरदार जो इन जंगलों में रहते थे, वो जंगल उन सरदारों के लिए क्या है? किले की प्राचीर की तरह काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। मवेशी और फसल इन दीवारों के अंदर ही रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। सेनाएं जब जाती थी उनको पहले बांस काटने पड़ते थे, तब ये अंदर बढ़ती थी। इतना बांस था गंगा यमुना के इस क्षेत्र में। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सरदार अपनी सुरक्षा कैसे करते होंगे? अभी हमने कुछ बातें पढ़ी हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते होंगे। चंगेज खान मंगोल का शासक था। ये चंगेज खान, ये बहुत ही भयानक शासक था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जिसको आधुनिक काल में, अभी वर्तमान में हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, इस पर हमला किया 1219 में। और इसके शीघ्र बाद ही, और इसके जस्ट बाद क्या किया इन्होंने? दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों ने खूब आक्रमण किए। मंगोल ये चीन वाला हिस्सा, मंगोल के नाम से जाना जाता था, चाइना वाला हिस्सा। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। दोनों ही शासकों ने फिर स्थायी सेना बनाई, एक बड़ी सेना। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब यहाँ पर दोनों सुल्तानों के कंपैरिजन के साथ चीज़ें बताई गई हैं कि शासक ने क्या किया और कैसे इन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक। खिलजी क्या है? दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और /1300, 1299 और 1300 में लगभग, और साथ ही साथ 1302 और 1303, इन दौरान 2 हमले हुए। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। फिर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। इसने मंगोल सेना को तो परास्त ही कर दिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना मतलब उज्बेकिस्तान आधुनिक का, इस पर आक्रमण की योजना बना ली। इसे विश्वास था कि हम जीत लेंगे। इसके लिए एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था कि भाई आक्रमण कर सकते हैं, कहीं भी उज्बेकिस्तान पे भी कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में शहर को ढूंढिए, ये गैरीसन शहर वहाँ था, उसमें दिखाया गया है सीरी नाम का। हमने इसको पढ़ा था, आपको याद आना चाहिए अब कि सीरी नाम का जो मानचित्र शहर था, एक मानचित्र में हमने पढ़ा था इसको। ये अपने सैनिकों के लिए बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से
सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना के जो निवासी थे, उन निवासियों को खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, गैरीसन शहर नहीं बनाए, इसने दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराना शहर था जो दिल्ली कोहना, यहाँ के निवासियों को उठाया और दक्षिण में बनी जो नई राजधानी थी दौलताबाद, वहाँ पटक दिया कि भाई तुम यहाँ बस जाओ। और वहाँ पर इसने दिल्ली कोहना में क्या किया, सैनिक छावनी बना दी। फिर आ जाओ खिलजी के साइड में। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा करके तौर पर तय किया गया था। ये खिलजी ने क्या किया, पेट भरने की समस्या को, सैनिक जो थे, अब सैनिक पाले हैं इतने भाई, सेना खड़ी की है तो उसको खाने के लिए भी तो चाहिए, तो इसके लिए क्या किया, गंगा यमुना के बीच की भूमि से, गंगा यमुना दोआब जिसको हम कहते हैं आज, इस दोआब की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। भाई यहाँ से कर के रूप में फसल लाओ, और कर कितना लगाया गया, 50%। कोई 1 बीघे में 5 कुंटल उपजा रहा है, 6 कुंटल उपजा रहा है तो 3 कुंटल वो ले जाते थे। फिर इधर आ जाओ तुगलक के साइड में, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अब जहाँ सेना रह रही है दिल्ली कोहना में, इसने छावनी बनाई थी, वहाँ सेना रह रही थी, तो वहीं से टैक्स वैक्स वसूल के अनाज जो था, अनाज टैक्स के रूप में वसूल के इसने सेना का पालन पोषण किया वहाँ पर। लेकिन इसने और क्या किया, सेना की संख्या क्या थी, विशाल थी, तो उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए इसने अतिरिक्त कर भी लगाए, और जब इसने कर लगाए थे उसी टाइम अकाल भी पड़ गया था, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। फिर सैनिकों को वेतन भी देना होता था। खिलजी के साइड में क्या, खिलजी ने क्या किया, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। इक्ता मतलब क्षेत्र नहीं दिए जाते थे, अब इलाके नहीं दिए जाते थे, ज़मीनें नहीं दी जाती थी, या फिर वो इलाके जहाँ लोग रहते थे उनको नहीं दिया जाता था। अब क्या होने लगा, अब नगद वेतन देने लगा। ये अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देता था अपने सैनिकों के लिए। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। ये आशंका रहती थी कि ये दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे ये जो सैनिक थे, लेकिन ये आशंका रहती थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा भी तो सकते हैं। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया कि भाई इन जो चीज़ें बिक रही हैं, जो चीज़ें हमारे सैनिक खरीद रहे हैं, तो उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए जिससे कि इनके मूल्य ना बढ़े। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। अब इसके लिए एक डेफिनेट दर निर्धारित कर दी गई कि भाई इतने में, ये अगर गेहूं का बता दिया कि भाई ये 500 रुपये 1000 रुपये कुंटल बिकेगा तो 1000 रुपये कुंटल बिकेगा। उससे अधिक अगर कोई बेच रहा है महंगा तो उसको सज़ा दी जाती थी। इस तरह के नियम बना दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था ये, ठीक है, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन एक सांकेतिक मुद्रा होती थी, इसको चलाया। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। समझ रहे हैं आप, टोकन एक सांकेतिक मुद्रा थी, तो ये मोहम्मद तुगलक ने चलाई। अब इसने क्या किया, नगद वेतन तो देता था सैनिकों के लिए, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए इसने ये मुद्रा चलाई थी। कागजी मुद्रा की तरह ही होती थी टोकन मुद्रा, जिसका नाम था टोकन, और ये सोने चांदी की नहीं होती थी, सामान्य धातु की होती थी, जो ज़्यादा महंगी नहीं होती थी, सस्ती धातु की। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। अब ये तो सस्ती धातु की और वो सोना चांदी जो काफ़ी महंगा था।
तो इससे उनको फ़ायदा होता था, सोना चांदी तो बचा है, लो भाई टोकन मुद्रा। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब ये टोकन मुद्रा जब चलाई गई थी तो नकली टोकन मुद्रा बहुत बना डाली। ये समस्या हो गई थी इसके लिए कि भाई नकली सिक्के बहुत, जाली सिक्के बहुत आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। क्योंकि बाजार में जो कीमतें थीं, बाजार में कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए, बाजार में आपूर्ति भी बनी रहे चीज़ों की और कीमतें भी नियंत्रण में रहें। तो इस कारण से इसके शासनकाल की जो इतिहासकार रहे उन्होंने प्रशंसा की है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मंगोल जब आक्रमण हुआ तब इसने भी क्या है, उनका सामना किया। और मंगोलों को मोहम्मद तुगलक ने तो हरा ही दिया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, क्योंकि पहला तो यही कि जब एक तो टोकन मुद्रा चला डाली जिससे कि जाली मुद्रा बहुत बनने लगी, ये समस्या। दूसरी समस्या, गंगा यमुना दोआब में जब जिस साल सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, उसी समय कर लगा दिया। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। कश्मीर पर आक्रमण किया, वो असफल रहा। तब उसने तूरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। तूरान पर हमला करने का इसने सोचा था, ईरान तूरान, तो फिर इसने वो विचार त्याग दिया और अपनी जो विशाल सेना थी उसको भंग कर दिया, हटा दिया, ख़त्म सेना। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। उनको दिल्ली एक कोना से उठा के दौलताबाद में पटक दिया, तो वो लोग वहाँ से वो इसलिए नाराज़ थे इससे। करों में वृद्धि कर दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। एक तो अकाल, ऊपर से टैक्स में वृद्धि, 50% वैसे ही लिया जाता था। और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि टोकन मुद्रा से क्या हुआ, जाली मुद्रा बहुत बनने लगी। तो कई सारी समस्याएं हो गई इसे। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी और अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। यहाँ पर जो मोहम्मद तुगलक था वो तो आक्रामक था, मतलब वो तो आक्रमण कर सकता था, उसने सोचा था पहले इसके लिए। और यहाँ पर जो खिलजी था इसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, आक्रमण किए, सुरक्षा की। इसने मंगोलों से युद्ध क्यों किया, सुरक्षा के लिए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हाल था। तालिकावन को फिर से देखें। अब आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तुगलक वंश के बाद क्या है, 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का ही राज्य था। लोदी वंश था इस समय 1526 में, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बहलोल लोदी को हराया था जब इसने। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। अब इनका नियंत्रण तो था नहीं पूरे क्षेत्रों पर, तो जो जौनपुर था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान और पूरा दक्षिण भारत, यहाँ सब स्वतंत्र शासक हो गए, सब स्वतंत्र हो गए, अपने अपने क्षेत्र में शासन करने लगे स्वतंत्र रूप से। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अब इसी समय अफगान आए, अफगानों का आक्रमण, और राजपूत भी इस समय उभर कर सामने आए। 1526 में आपको पता ही है, महाराणा प्रताप का समय यहीं से शुरू होता है, अकबर के पैरेलल। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, इसको शेरशाह सूरी यहाँ पर कहा गया है, शेरशाह सूरी, सूरवंश से संबंधित था ये।
शेरशाह सूरी 1540 से 1545 में इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से 1540, 1555 से 1556 इसने शासन किया, हुमायूं ने इस तक को चुनौती दी और इसको परास्त भी कर दिया, इसको भागने पर मजबूर कर दिया था हुमायूं के लिए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1545 तक शासन किया। सूरवंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने दिल्ली में। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। इसने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले मेथड को अपनाया और उनको और भी विकसित किया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी, 1556 में पैदा हुआ, 1605 में ये समाप्त हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। इसने अकबर ने भी अपनी प्रशासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था को ही इसने अपनाया था। ये अन्य जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी है। क्या है यहाँ पर? 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये 3 श्रेणियाँ हैं। क्या हैं ये 3 श्रेणियों का विचार? सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में ये विचार पैदा हुआ। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो प्रार्थना करने वाला वर्ग जो पादरी वर्ग था, चर्च वाले लोग, युद्ध करने वाला वर्ग क्षत्रिय वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 प्रकार के वर्गों में समाज को डिवाइड किया गया था। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि उसके अनुसार था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इससे ईसाई धर्म का प्रभाव समाज में और बढ़ा और प्रबल करने में उसको, मतलब ईसाई धर्म के प्रभाव को समाज में और बढ़ाने के लिए और प्रबल करने के लिए इससे सहायता भी मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। तो ये 3 प्रकार के लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग, युद्ध करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग। अब इनमें एक जो नया योद्धा वर्ग उभरा उसके लिए नाइट कहा गया। तो आपको समझ आ गया नाइट शब्द क्या है। और ये कहाँ? फ्रांस की घटना, ये फ्रांस में चल रहा है ये सब। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। ईसाई धर्म क्या करता था? एक समूह को संरक्षण देता था इनमें से और अपनी जो ईश्वरीय शांति की अवधारणा है उसको प्रसार करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। ये धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। नाइट लोग जो थे, जो योद्धा वर्ग था, कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। यरूशलेम शहर पर जिन मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था, तो इन योद्धाओं के लिए ये कोशिश की जाती थी कि ये लोग उनसे लड़े जा करके और उसको अपने कब्जे में लें, आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करें। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। अब ये इस तरह से इनको प्रेरित किया गया सैनिकों के लिए, योद्धाओं के लिए। तो फिर क्या है, अब अभियानों की एक श्रृंखला चल पड़ी जिसको क्या है, क्रूसेड कहा गया, धर्म युद्ध। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। ईश्वर और धर्म की सेवा में इन्होंने खूब अभियान किए सैनिकों ने, योद्धाओं ने। और इस वजह से जो नाइटों की हैसियत थी, जो योद्धाओं की हैसियत थी, वो अब बदल चुकी थी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक
12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे, इतना महत्व बढ़ गया था इनका। और पहले इनको कोई कुलीन नहीं मानता था। क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्होंने ईश्वर और धर्म की सेवा में काफ़ी अभियान चलाए, सैनिक अभियान। तो ये रहा हमारा चैप्टर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? इस पर अपने विचार आपको लिखना है। एक तरह से निबंध टाइप है ये, तो आप इस पर लिख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।